Good morning, students. I am Rajen Chipa from Pragya Academy, गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। मेरी तबीयत खराब थी थोड़े 4-5 दिनों से और वीडियो नहीं बना पाए आपके, क्लियर, उसके लिए सॉरी। बट अब आपके वीडियोस रेगुलर बनाने की कोशिश करूंगा, डेली आएंगे, आप इनको डेली पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, क्लियर। आज तक हमने पढ़ा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, और उसके बेस पर हेनरी लॉ और हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल वगैरह पढ़े और उनको अपन और भी करेंगे अभी आगे। आप पहले चैप्टर पढ़ें, फिर न्यूमेरिकल अपन लास्ट में करेंगे, ठीक है। हम अब बात कर रहे हैं आज हम सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स, क्लियर। तो हम लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्लियर। क्या कहा मैंने? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब ये जो पॉइंटर है वेपर प्रेशर, इस चैप्टर में लास्ट तक चलेगा, अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और यदि आपको वेपर प्रेशर नहीं आता, अगर आपको वेपर प्रेशर नहीं आता तो चैप्टर में फिर डिफिकल्टीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप पहले ढंग से सीखें कैसे वेपर प्रेशर निकालते हैं और कैसे उसकी डेफिनेशन देंगे और किस तरीके से वो घटेगा बढ़ेगा वो देखेंगे अपन, क्लियर है। और फिर यहाँ हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, ठीक है, और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन, क्लियर। तो आप देखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड क्या होता है। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, आपने ये एक वॉलेटाइल लिक्विड ले लिया। भाई दो तरह के लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड है वॉलेटाइल लिक्विड और एक लिक्विड है नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या है? ऐसे लिक्विड्स जो रखे रखे वेपराइज होते रहते हैं, वेपर बनाते रहते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं। वाटर है, आपने देखा होगा वाटर क्या करता है, रखा रखा वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, क्लियर है। एल्कोहल है, वेपराइज हो जाता है। तो जो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं वो ले लिया। अब यहाँ पे कैसे होता है वेपर प्रेशर वो देखिएगा। हमने यहाँ पर मान लीजिए ये एक ले लिया वॉलेटाइल लिक्विड ले लिया। यहाँ जो लिक्विड का पार्टिकल है वो पार्टिकल एवरेज एनर्जी का जो अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो पार्टिकल लिक्विड का इस सरफेस पर प्रेजेंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है देन दिस एवरेज एनर्जी हैविंग पार्टिकल, क्लियर। तो यहाँ इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है जो सरफेस पर है, और जब ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये अपनी हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण इस लिक्विड फेज को छोड़कर गैसियस फेज में चले जाएंगे, वेपर फेज में चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। क्या कहते हैं इसे? वेपराइजेशन कहते हैं। और जब इसका वेपराइजेशन होगा तो ये वेपर यहाँ पे घूमेगी, ये वेपर यहाँ इस वैकेंट स्पेस में क्या करेगी? घूमती रहेगी। और जब वेपर के पार्टिकल्स इस वैकेंट स्पेस में मोशन करेंगे तो ये पार्टिकल्स आपस में भिड़ेंगे, कोलाइड करेंगे, कॉलिजन्स करेंगे। और जब ये आपस में कॉलिजन्स करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो जैसे ही हैवी होंगे फर्दर लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, क्लियर है। क्या कहा मैंने कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जो उसकी सरफेस पर प्रेजेंट है, वो पार्टिकल्स इस लिक्विड फेज को छोड़कर गैसियस फेज में आ जाते हैं। उस प्रोसेस को हमने कहा वेपराइजेशन, क्लियर। अब इस वेपर के पार्टिकल इस वैकेंट स्पेस में रिवॉल्व करेंगे, मतलब मोशन करेंगे, और वैकेंट स्पेस में मोशन करेंगे तो आपस में कॉलिजन भी करेंगे। और जब ये कॉलिजन करेंगे तो आपस में जुड़ेंगे, और जब भी ये कंबाइन होंगे, एसोसिएट होंगे, तो ये इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी और ये फर्दर इस लिक्विड में मिल जाएंगे। तो इस तरह से गैस का या वेपर का लिक्विड में आना कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है, क्लियर है। तो ये दो प्रोसेस आपको समझ में आए कि नहीं आए? वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। एनी कंफ्यूजन? क्या कहा मैंने? वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, क्लियर है ये दोनों प्रोसेस। अब हम बात करें किसकी, कि सर कैसे वेपर प्रेशर की डेफिनेशन निकालेंगे।
तो स्टार्टिंग में रेट ऑफ वेपराइजेशन हाई होती है, देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में, इनिशियल में रेट ऑफ वेपराइजेशन is greater than to rate of condensation। क्लियर? कंडेंसेशन की रेट से ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम एक्सपायर होता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, रेट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीज होती जाती है और रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होती जाती है। क्या कहा मैंने? जैसे जैसे टाइम एक्सपायर होता जाता है, रेट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीज होती जाती है और रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर? और जब ये दोनों रेट इक्वल हो गई तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ वेपराइजेशन जो होगी वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होगी, मतलब जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतनी वेपर फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम सेट होगा, इक्विलिब्रियम सेट होने के बाद गैस की मतलब वेपर की और लिक्विड की अमाउंट फिक्स हो जाएगी, उसमें ना कोई वृद्धि होगी ना कोई कमी होगी, मतलब इनकी अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। और नहीं होगा तो हम यहाँ पर वेपर फिक्स है, यहाँ लिक्विड फिक्स हो गया, तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब उस इक्विलिब्रियम पर ये जो वेपर के पार्टिकल्स हैं, ये वेपर के पार्टिकल्स इस लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर जनरेट करते हैं, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्लियर? क्या कहा मैंने कि भाई इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब अब यहाँ लिक्विड और वेपर दोनों की अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, और जब दोनों की अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ वेपर की अमाउंट फिक्स हो गई। तो यहाँ जो वेपर के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स लिक्विड की सरफेस पर क्या करेंगे? एक प्रेशर लगाएंगे, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी? एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर excited by vapor particles on liquid is known as vapor pressure ऑफ लिक्विड। क्लियर? तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है? इक्विलिब्रियम आने के बाद वेपर के पार्टिकल्स के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर लगाया गया जो प्रेशर है वो कहलाता है आपके वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। एनी कंफ्यूजन? देन टेल। कोई दिक्कत है? और ये लिक्विड जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना हाई होगा, और जितना लेस वॉलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना लो होगा। एनी कंफ्यूजन? क्लियर? थैंक यू। हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ की। क्लियर? राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? ये बहुत काम आएगा लॉ इस चैप्टर में, इसको ढंग से समझिएगा। राउल्ट्स लॉ कहता है कि जब दो या दो से अधिक वॉलेटाइल लिक्विड्स का एक सॉल्यूशन लिया जाए तो सॉल्यूशन में किसी भी वॉलेटाइल लिक्विड जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा, क्या कहा मैंने? उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो उस कंपोनेंट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction present in solution। Clear? मतलब volatile liquids के solution में each component का जो
पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट के सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कंफ्यूजन मतलब Pi इज प्रोपोर्शनल टू Xi। Pi क्या है? किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है, और Xi क्या है? उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है। क्लियर? अब यहाँ पे अपन बात करें Pi इक्वल्स टू Pi नॉट इंटू Xi। अब ये Pi नॉट क्या है? उस कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है। तो मैं यहाँ लिख दूं हियर क्या क्या भाई, इधर हियर Pi इक्वल्स टू क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, अपन ने यहाँ पे आई लिया तो आई, कंपोनेंट आई इन सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बन गया उसके बाद आया Pi क्या? उसका वेपर प्रेशर किसका? कंपोनेंट आई का। और Pi नॉट क्या है? Pi नॉट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट आई इन प्योर फॉर्म, नॉट इन सॉल्यूशन, इन प्योर फॉर्म। जब ये प्योर है तब उसका आएगा वेपर प्रेशर। तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा एक लिक्विड के लिए, और ये अकॉर्डिंग टू द लिक्विड चेंज सॉल्यूशन चेंज होता जाएगा। क्लियर? और यहाँ जो Xi है, Xi क्या है? आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट I इन सॉल्यूशन। क्लियर है? ये है आपके राउट्स लॉ। क्या कहता है कि वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन में ईच कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो उस कंपोनेंट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनी कंफ्यूजन? दैट इज Pi is directly proportional to Xi, so Pi equals to Pi not into Xi। Here Pi क्या है? Pi तो है सॉल्यूशन फॉर्म में कंपोनेंट I का वेपर प्रेशर, Pi नॉट क्या है? प्योर फॉर्म में कंपोनेंट I का वेपर प्रेशर, और Xi क्या है? सॉल्यूशन में कंपोनेंट I का वेपर प्रेशर। क्लियर? अब इसको हम लेते हैं सॉल्यूशन के लिए एक बड़े रूप में ले लें। ये तो सिंपल सी फॉर्म दे दी, जो लॉ आया था उसको दे दिया। अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं इस लॉ को, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो देखिएगा। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो देखिएगा। क्लियर? तो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे अपन वो देखें। क्लियर है? तो डिस्क्राइब करने का तरीका क्या है वो देखें। हमने मान लिया कि एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, टू कंपोनेंट्स हैं। One is the solute and second is the solvent। सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन A से, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन B से। क्लियर? हमने यह मान लिया कि इसका जो इसके मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में वो XA है, इसके XB है। इसका जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन में वो PA है, इसका PB है, और प्योर फॉर्म में Pa नॉट और Pv नॉट है। ये तो किसमें है? प्योर। और ये किसमें? इन सॉल्यूशन। क्लियर? और Xa Xb क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B किसमें? इन सॉल्यूशन। बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है? और टोटल प्रेशर जो ले लिया अपन ने सॉल्यूशन का वो है आपके P टोटल, जो क्या होगा? Pa और Pv के इक्वल होगा। अब हम बात करें राउट्स लॉ लगा दें इसमें। क्लियर है? ये वो लिखना था अपन को, मान लेट ए सॉल्यूशन इन ए सॉल्यूशन टू volatile components A and B are present and Xa and Xb are mole fraction of component A and B in solution phase, and Pa Pv are the vapor pressure of component A and B in solution phase, and Pa naught and Pv naught are the vapor pressure of
कंपोनेंट ए एंड बी इन प्योर फॉर्म। क्लियर? वो अपन लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें, राउल्स लॉ लगा दें, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, और वो क्या कहता है राउल्स लॉ? राउल्स लॉ कहता है पी ए, क्या कहता है? पी ए इक्वल, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एक्स। भाई जो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो पी ए इक्वल टू हो गया पी ए नॉट इंटू एक्स ए। क्लियर? अरे क्लियर? और जब पी ए नॉट इंटू एक्स ए, तो हम यहाँ पे ले लें सिमिलरली क्या आएगा? पी वी इक्वल्स टू पी वी नॉट इंटू एक्स वी। क्लियर? ये ले लिया अपन ने, पी वी इक्वल्स टू पी वी नॉट इंटू एक्स वी। क्लियर? इक्वेशन 2 दे दिया। अब ये दोनों क्या है? पार्शियल प्रेशर है, ये ए का है और वो बी का है, तो मिक्सचर का जो टोटल आएगा वो किस लॉ से आएगा? डॉल्टन्स लॉ से। आपने गैसियस स्टेट में एक लॉ पढ़ा था, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो क्या कहता था? वो कहता था कि गैसियस मिक्सचर में जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर होता है वो उस मिक्सचर में प्रेजेंट सभी गैसेज के पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होता है। क्लियर? तो मैं यहाँ लगा दूं डॉल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ। कहीं कहता है डॉल्टन्स लॉ, देखो। ठीक है, ये तो आप सामने नहीं हो, जो मजे ही नहीं आते। देखो सीधी सी बात है, आप ऑफलाइन पढ़ाना एक बहुत अच्छा अनुभव होता है और वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ाना एक बुरा अनुभव है मेरे लिए, तो क्योंकि मैंने कभी ऐसे पढ़ाया नहीं और इस मोबाइल को देख देख के मैं इरिटेट हो गया तगड़ा वाला। क्लियर है? लेकिन कंडीशंस हैं, अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप तक पहुंचने के लिए ये एक तरीका था जो हमने बेटर से बेटर करने की कोशिश की और आपके यहाँ पहुंच भी रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताइएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ें और पढ़ें, समझें, जो चीज़ नहीं आए वो पूछें। फ़ोन कर सकते हैं आप बात ही नहीं करते। आप तो ऐसे लगता है भूल गए, जैसे लगता है ऐसे भूल गए। 3 महीने हो गए, आपने आज तक ये नहीं पूछा जी सर कैसे हो। अरे थोड़ा बहुत हमें भी याद कर लो, हमसे भी नमस्ते कर लो। क्लियर? चलिए मजाक था, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई दिक्कत आए आपको तो आप पूछें, समझें और फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप चाहेंगे तो आप जो भी क्वेश्चन पूछें उसके वीडियो भी बना देंगे, लेकिन जब तक आप नहीं पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर है? तो जब आप इंटरेस्ट लोगे तो ही तो मैं इंटरेस्ट लूंगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ की अपन बात करें, डॉल्टन्स लॉ क्या कहेगा? पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी वी। ये दो कंपोनेंट है, तो पी टोटल इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू कितनी है? पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स ए। क्लियर? ये इक्वेशन 3 आ गई। अब यहाँ पर अपन जानते हैं एक्स ए क्या होता है? एक्स ए इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स बी। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट करेंगे तो पी टी जो आएगा वो पी टी कितना आएगा? पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स बी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? पी टोटल बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी और प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स बी। क्लियर? एक्स बी से एक्स बी कॉमन ले लीजिए आप, तो पी टोटल इक्वल टू क्या आ गया? पी ए नॉट प्लस पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ये आ गया डॉल्टन्स लॉ का फाइनल फॉर्म, फोर्थ इक्वेशन। जो क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। क्लियर? यहाँ लिखे हैं अपन फोर्थ इक्वेशन जो आएगी वो आया आपके पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट
इंटू एक्स बी। ये था आपका इक्वेशन 4 और यही मेन राउस लॉ का इक्वेशन है जो क्या बता रहा है, देखो आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक लीनियर रिलेशनशिप को बता रहा है किस किस के बिटवीन, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। किसके बिटवीन बता रहा है, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बिटवीन एक लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कन्फ्यूजन, चलिए ये था राउस लॉ। अब हम राउस लॉ में इस इक्वेशन से का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और वो जो ग्राफ आएगा उसको आगे हम दोबारा भी पढ़ेंगे किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। क्लियर? तो राउस लॉ लगता ही आइडियल सॉल्यूशंस पे और किसी पे लगता ही नहीं है, लेकिन अभी अपन वो ग्राफ बनाते हैं। क्लियर? तो ग्राफ बनाने के लिए क्या रिलेशन आया, पी टी बराबर पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस सी ए नॉट इंटू एक्स बी। इट इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर? अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये तो आ ही गया। बाकी राउस लॉ में आपने ये भी पढ़ा था, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब हम इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पर इस ग्राफ को ढंग से समझिएगा, राजस्थान बोर्ड में काफी बार पूछ लेता है और डायरेक्ट जेई में, नीट में डायरेक्ट ग्राफ आता है, वो कहता है आइडेंटिफाई द राउस लॉ ग्राफ। तो यहाँ पे तो आता है आपके क्या, वेपर प्रेशर और यहाँ पे आता है आपके क्या, मोल फ्रैक्शन। क्लियर? ये आ गया आपके एक्स बी। क्लियर? तो यहाँ जो मोल फ्रैक्शन लिए अपन ने वो किसके लिए, वो लिए सॉल्वेंट के। किसके लिए वो बेटाओ, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन लिए। अब आप यहाँ पे क्या मान लिया हमने मान लिया कि सॉल्वेंट जो है वो मोर वॉलेटाइल है देन सॉल्यूट। क्लियर? तो जो ज्यादा वॉलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर हाई होगा, जो लेस वॉलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, पी वी नॉट इज ग्रेटर देन टू पी ए नॉट। क्लियर? हमें ये मानना है, यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें सॉल्वेंट मोर वॉलेटाइल है देन सॉल्यूट। अब आप देखिए, ये वेपर प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है एक्स बी। यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ एक्स बी की वैल्यू आ गई 0 और जब एक्स बी की वैल्यू 0 है तो यू नो डैट एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। जब ये 0 हो गया तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। कितनी हो गई एक्स ए की वैल्यू, 1। अब अपन यू जा रहे हैं तो एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और जब ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी ना भाई। क्लियर? और ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक्स बी की वैल्यू तो 1 हो गई तो एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर? अब हम बनाते हैं इस इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें इस पॉइंट पर एक्स बी की वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में एक्स बी इक्वल टू 0 रख दीजिए यहाँ। क्लियर? और जब आप एक्स बी इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 रखते ही ये पूरा स्टेप 0 हो गया। क्या बचा, पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट। तो ये पी ए नॉट मान लिया मैंने यहाँ पर है, तो किसके बराबर आया, पी ए नॉट के बराबर आया। क्लियर? अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और जब एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कुछ ना कुछ आएगा और कुछ ना कुछ आएगा तो पी टोटल पी ए नोट में जुड़ेगा और जुड़ेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना भाई ग्राफ। क्लियर? और जब एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 होते ही पी ए नोट से पी ए नोट कट जाएगा, पी टोटल बराबर पी वी नोट बचेगा और पी टोटल बराबर पी वी नोट बचेगा तो ये यहाँ मिलेगा। तो ये कौन सा पॉइंट आएगा आपके, पी वी नॉट आएगा। क्या आएगा ये, पी वी नॉट। ये कौन सा ग्राफ था, ये पी टोटल वाला था। पी टोटल बराबर क्या था, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स बी। इससे पहले वाली इक्वेशन को लिख दिया मैंने वहाँ पे। क्लियर? अब इन दोनों के लिए भी ले लें, दोनों का ग्राफ अलग अलग। इस इक्वेशन के लिए लेते हैं अपन पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। इसके लिए बात करें तो बेटा जी हो, आप देखिएगा यहाँ पर क्या है कि एक्स ए का मान यहाँ 1 है और जब एक्स ए का मान 1 है तो पी ए बराबर पी ए नोट है। क्लियर? इधर जा रहे हैं तो एक्स ए का मान क्या हो रहा है, घट रहा है।
और XA का मान घट रहा है, तो घटता घटता कहाँ पहुँच गया 0। तो जब XA का मान घटेगा तो PA की वैल्यू घटेगी और घटेगी 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 0 हो जाएगा लास्ट में। XA का मान 0 होते ही वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये यहाँ पे आएगी। क्लियर। और फिर हम यहाँ बात करें XB सेकंड वाले के लिए देखें, तो सेकंड वाले में यहाँ पर XB का मान कितना 0 है, XB का मान 0 रखो, ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ ये 0 हो गया। अब इधर बढ़ रहे हैं तो XB का मान बढ़ रहा है और ये मान बढ़ेगा तो PB का मान भी बढ़ेगा और बढ़ेगा 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 और कहाँ तक पहुँचेगा, XB = 1 हो जाएगा। और यहाँ 1 रख दो, XB की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखते ही क्या आ गया, PB बराबर PB0 आ गया। तो PB0 पे मिल गया ना भाई। तो ये जो नीचे वाला ग्राफ था ये तो किसका था, PA बराबर PA0 इंटू XA, और ये था PB बराबर PB0 इंटू XB। कोई के कंफ्यूज है देन टेल मी। क्लियर है। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये था राउल्ट्स लॉ का फाइनल इक्वेशन, जो क्या बताता है, जो एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है किसके बिटवीन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर। ये सिंपल अपन ने ले लिए। हमने यहाँ क्या माना, सॉल्वेंट इज मोर वॉलेटाइल देन सॉल्यूट। क्लियर। और ये तो होता ही है। अब यहाँ पे अपन ने वैल्यू रखी, तो ये y एक्सिस पे तो ले लिया वेपर प्रेशर और x एक्सिस पे ले लिया मोल फ्रैक्शन, XB की फॉर्म में ले लिया। इधर XB 0 है, XA 1 है, इधर XB 1 है, XA 0 है, और XB की वैल्यू 0 रखते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, PA0 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे अपन जा रहे हैं तो XB की वैल्यू बढ़ रही है तो इसमें कुछ जुड़ेगा तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जहाँ XB की वैल्यू 1 होगी, ये 1 होते ही PA0 से PA0 कट गया, क्या बच गया, PB0 बच गया। ये वैल्यू किस तरह होगी, PB0। क्लियर। फिर यहाँ पे देखें XA का मान 1 है, 1 रख दीजिए यहाँ वैल्यू, तो PA बराबर PA0 हो जाएगा। फिर इधर आएंगे तो XA की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इधर आने पर डिक्रीज हो रही है। जैसे ही XA की वैल्यू 0 होगी, ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर। तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है, XB का मान 0 है और XB का मान 0 है, तो यहाँ पर इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 से स्टार्ट किया। क्लियर। और जैसे जैसे उधर बढ़ते जा रहे हैं XB की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो PB की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और जब XB की वैल्यू 1 हो जाएगी तो PB बराबर PB0 हो जाएगा। ये था राउल्ट के लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसे हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्लियर।